जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 2 माह से हमारे देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड में कोरोना रूपी यह संकट आ जाने से हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो है बच्चों की पढ़ाई का। बच्चों का एक जो क्रम होता था उस क्रम में एक रुकावट आ गई। अधिकतर अभिभावक परेशान हैं, वैसे शिक्षा विभाग से लेकर सभी विभाग परेशान हैं। खास तौर से छोटे बच्चों यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या हो गई। बड़े बच्चे उच्च शिक्षा जैसे जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, ऑनलाइन वो पढ़ रहे हैं। लेकिन शासन की भी यही राय है कि छोटे बच्चों को ऑनलाइन किसी न किसी तरह उनको ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। तो मैं सभी आप लोगों से अनुरोध करूंगा, खास तौर से अभिभावकों से, कि इस क्रम में मैं भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं और मैं फिलहाल अभी क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथमेटिक्स, खास तौर से गणित के मैं वीडियो क्रमशः डालूंगा। मैं दावा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास से साथ कहता हूं कि यदि आप लोग मेरे साथ, यदि आप लोग भी सहयोग करेंगे तो निश्चित ही बच्चों में मैं यह कह सकता हूं कि गणित विषय में, खास तौर से गणित विषय में निश्चित ही वह सफलता प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा सहयोग आपको करना है। बच्चों को नियमित जो वीडियो है, वीडियोज वगैरह वो नियमित आप दिखाना है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको प्रतिदिन एक क्रमबद्ध तरीके से, खास तौर से क्लास 6 से लेकर 10th तक, 6th से लेकर 8th तक का एक वीडियो और 9th 10th का एक वीडियो आप लोगों के सामने गणित विषय का प्रयास करूंगा, दूंगा। और जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, वैसे भी हमारे अभिभावकों में से कई लोग हमारे शिष्य भी होंगे कि गणित विषय सबसे बड़ी समस्या होती है गणित विषय की कि अमूर्त रूप को मूर्त रूप में कैसे दिखाया जाए। तो इस समस्या को मैं विशेष रूप से प्रयास करूंगा कि रुचिकर विषय बने और बच्चे रुचिपूर्ण ढंग से सीखें। और जैसी शासन की व्यवस्था है और वर्तमान परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि हमें मजबूर होकर इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग अगर सहयोग के लिए तैयार हों तो हम आज से एक क्रमबद्ध तरीके से आपको वीडियो बनाएंगे। आपको इतना करना है कि बच्चों को नियमित ये वीडियो दिखाना है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो आप हमारे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर या फिर इसी में जो हमारा ये चैनल बना है, यूट्यूब चैनल अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस, सभी लोगों की मैंने 2-3 लोगों से सलाह ली तो सभी लोगों ने ये नाम प्रस्तावित किया और आप लोगों के इस प्रस्तावित नाम से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। और थोड़ा सा आपका प्रयास रहेगा तो निश्चित ही हमारे बच्चे जो समस्या है उनकी कैसे पढ़ाई अनवरत चलती रहे। और मैं विश्वास करता हूँ क्लास 6 से लेकर 10th तक स्टैंडर्ड के साथ साथ कुछ जो हमारे बड़े बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें अगर नियमित वीडियो देखेंगे तो वो भी कंपटीशन के लिए भी इसमें काफ़ी मैं बीच बीच में देता रहूँगा। और आप लोग निश्चित ही इस प्रयास में हमारा साथ देंगे। और आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कक्षा क्लास 6 स्टैंडर्ड से शुरुआत करते हैं और पहला टॉपिक रहेगा हमारा नंबर सिस्टम।
नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से हम शुरुआत कर रहे हैं, यानी संख्या पद्धति। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा मैं आपका अंकों की जब चर्चा होगी, नंबर की चर्चा होगी, तो थोड़ा सा मैं बच्चों के ज्ञान के लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा इतिहास में चलता हूँ कि वैसे जो अंक हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, इन अंकों को डिजाइन, यानी इन अंकों का जो आकार दिया गया है, ये कैसे दिया गया है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। वास्तविक रूप से इसका वर्णन कहीं स्थायी रूप से नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमारे देश के गणितज्ञ, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टी में लिखा है कि जब मनुष्य ने आदि मानव काल से जब वस्तुओं को गिनना शुरू किया था, खासतौर से आपने देखा होगा कि घर में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो जब हम टॉफ़ी देते हैं उनको, तो वो सबसे पहले 1 2 3 यानी उंगलियों का सहारा लेते हैं, उंगलियों से ही गिनना शुरू करते हैं। तो आर्यभट्ट ने एक परिकल्पना की है कि शायद मनुष्य ने जो अंकों के रूप दिए हैं वो इन्हीं उंगलियों के आकार से ही डिजाइन किया गया है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, एक थोड़ा सा शुरुआत कर रहा हूं। तो जैसे एक चाहे जिसमें लिपि में होल लगभग 1 उंगली को प्रदर्शित करता है। 2 आप लोग देखेंगे, 2 उंगली, यानी 2 उंगली की जो ये डिजाइन है 2, तो वैसे तो बन रहा है ऐसी डिजाइन, लेकिन बाद में उसको फिर रूप दे दिया 2। इसी प्रकार से 3 में एक ये घुमाव रहेगा और फिर इसके बाद एक ये घुमाव हो जाएगा, तो 3। तो इस प्रकार से फिर उसका सही रूप थोड़ा सा डिजाइन कर दिया गया 3। इसी प्रकार से अंकों को, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो है अंकों का जो शुरुआत हुई है, तो एक परिकल्पना है आर्यभट्ट की कि उन्होंने परिकल्पना की है कि इन अंकों को उंगलियों से गिनना शुरू किया है, तो ये शायद उंगलियों से ही डिजाइन किया गया है। लेकिन हम इस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे। क्लास 6 स्टैंडर्ड से हम नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं, और नंबर सिस्टम में सबसे पहला आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इसी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स सबसे बड़ी चीज आती है कि नेचुरल्स नंबर्स। नेचुरल्स नंबर्स 1 से शुरुआत होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ... इन्फिनिटिव और अनंत तक चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग इस पर भी कुछ बच्चे, आप लोगों में से कुछ लोग प्रश्न उठा सकते हैं कि आखिर इनको हम नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नेचुरल यानी प्राकृतिक का मतलब होता है क्या ये नंबर प्रकृति से उगे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 ये प्रकृति से ही उगाए गए हैं क्या? नहीं। इसमें भी आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि चूंकि इन अंकों द्वारा सबसे पहले प्राकृतिक वस्तुओं को, जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि, इनको गिनने का प्रयोग किया गया, तो प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया गया उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी नेचुरल्स नंबर्स कहते हैं।
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट, यानी अनंत तक चली जाएंगी। और हम देखते हैं कि इनमें दो संख्याओं के बीच में, क्रमागत दो संख्याओं के बीच में एक एक का डिफरेंस होता है। 1 और 2 के बीच में एक का डिफरेंस, 2 और 3 के बीच में एक का डिफरेंस, और एक ही +1 होकर के इनमें एक एक की वृद्धि होकर के ही ये आगे बढ़ती हैं। तो इस प्रकार से हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में भी आ गया। इसकी हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि वह संख्याएं जिन्हें हम प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, या 1 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं इवन नंबर्स। इवन्स नंबर्स वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाज्य होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी साधारण भाषा में हम कहेंगे कि वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, शेष नहीं बचता है, उन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। और सम संख्याएं 2 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। 2, 4, 6, 8 ... इनमें एक विशेषता होती है, सबसे छोटी सम संख्या आप देख रहे हैं जो अधिकतर प्रश्न बन जाता है, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे अधिक या सबसे बड़ी संख्या सम संख्या अनंत। और इनमें प्रत्येक क्रमागत सम संख्याओं में 2-2 का डिफरेंस होता है, 2 अंक का। जैसे 2 और 4 के बीच में 2 अंक, 4 और 6 के बीच में 2 का अंक, 6 और 8 के बीच में 2-2 का डिफरेंस होता है। अब इसी से लगी हुई विषम संख्याएं। ओड नंबर, ओड नंबर्स इसी के विपरीत, जस्ट अपोजिट। ओड नंबर्स इवन नंबर्स का जस्ट अपोजिट है ओड नंबर्स। जैसे इवन नंबर की डेफिनेशन थी, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। उसी प्रकार से ओड नंबर का जो डेफिनेशन होगी वो होगी वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाज्य ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाज्य ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और ... अनंत तक। तो बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को। इवन नंबर्स जो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। सबसे छोटा इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 इनफाइनाइट तक। और ओड नंबर
वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी जो 2 से उनका अगर भाग दिया जाए तो पूरी तरह न कटे, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इनमें भी 2-2 का डिफरेंस होता है। क्रमागत अगर विषम संख्याओं को गौर से देखें तो 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस होगा, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस होगा, यानी इसमें 2 के डिफरेंस से ये संख्याएं आगे बढ़ती हैं। और अब हम आगे चलते हैं विषम संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं के बाद हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि जब हमारे देश ने शून्य का आविष्कार किया, शून्य की खोज हुई। कहते हैं आर्यभट्ट ने, हमारे भारतीय गणितज्ञ ने, जैसे कि हमारे भारत ने ही शून्य की खोज की थी। और पूर्ण संख्याएं, शून्य की खोज होने के बाद होल नंबर, यानी शून्य की खोज होने के बाद पूर्ण संख्याएं, तो वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इनफाइनाइट तक, यानी वे संख्याएं जब शून्य से हम शून्य को ले लिया तो वे संख्याएं जब शून्य को सम्मिलित कर लिया तो शून्य से लेके अनंत तक जो जाती हैं उनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी होल्स नंबर। होल नंबर्स सबसे छोटा होल नंबर्स शून्य और सबसे बड़ा होल नंबर्स इसको भी अनंत ही कहेंगे। और इस खोज से तो पूरा गणित का, पूरी दार्शनिक पद्धति ही बदल गई शून्य की खोज से। तो होल नंबर इसीलिए इसको कहते हैं कि संपूर्ण, अब जो पूर्णता थी प्राकृतिक संख्याओं चूंकि 1 से शुरू हुई थी और जब शून्य की खोज हो गई तो संख्याओं में पूर्णता आ गई और इसीलिए उनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी होल नंबर्स कहते हैं। और मैं इसके बाद अभी आपको भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक मैं चर्चा करना चाहता हूं, बच्चे जो है, एक चर्चा हुई थी कि एक सम्मेलन हुआ हिंदी, उसमें हिंदी के लेक्चरर थे, गणित विषय के लेक्चरर थे, इंग्लिश विषय के लेक्चरर थे, सभी लोग बैठे थे एक साथ। तीनों मित्र जो है एक सम्मेलन में गए और एक संयोग से एक साथ बैठे थे। चर्चा होने लगी कि हम तो इंग्लिश में कह देंगे आपको कि गेट आउट। इंग्लिश वाले लेक्चरर बोले कि हम तो कह देंगे कि गेट आउट, और हिंदी वाले बोले लेक्चरर कि हम तो कह देंगे कि आप जाइए, बाहर जाइए। और अब दोनों लोग चिढ़ाने लगे, बोले क्यों मिस्टर मैथ लेक्चरर, गणित वाले आप क्या कहेंगे? तो थोड़ा तो गणित विषय वाले ने सोचा कि आखिर हम क्या कहें, तो फिर उन्होंने कहा और उसका उत्तर सीधा गणित की भाषा में ही दिया कि तुम दोनों लोगों ने ज़्यादा 3, 2, 5 किया तो 9, 2, 11 कर देंगे। तो थोड़ा बीच बीच में आप लोगों को मैं हंसाता भी रहूँगा। बिल्कुल नीरस होने की ज़रूरत नहीं है। मैथ एक ऐसा विषय है कि अगर इसमें डूब जाएंगे तो इसके बराबर आनंद किसी भी विषय में नहीं है। अगर संसार का सभी विषयों में सबसे अच्छा विषय है तो वो है गणित। और जब हंसाने की चर्चा ही हो रही थी तो एक और मैं वाकया बता रहा
पति पत्नी दोनों देखते हैं आप लोग आपस में, आप लोग देखते होंगे मम्मी पापा में आपस में लड़ाई होती रहती है, छोटी छोटी सी बातों में नोक-झोंक होती रहती है। इसी प्रकार से एक बच्चे के मम्मी पापा, मम्मी उनकी हिस्ट्री के लेक्चरर थी और पापा जी उनके मैथ के लेक्चरर थे, और दोनों में एक बार नोक-झोंक हो गई। नोक-झोंक इतनी बढ़ गई कि मम्मी चूँकि हिस्ट्री की लेक्चर थी, इतिहास की लेक्चर थी, और पापा जी गणित के लेक्चर थे, तो इतनी बात बढ़ गई कि मम्मी जी ने क्रोध में कह दिया कि सुनो मिस्टर, मैं पृथ्वीराज चौहान से लेकर के अभी तक की जितनी सेनाएं हैं सभी सेनाओं को लेकर मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर दूंगी। तो पापा जी गणित के लेक्चर थे, उन्होंने कहा सुनो, अच्छा तुम जो है पृथ्वीराज चौहान से लेके अभी तक की जितनी सेनाएं हैं उनको लेकर के मेरे ऊपर चढ़ाई कर दोगे, तो मैं उन्हें सबको एक ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, उन सब सेनाओं को एक कोष्टक में बंद कर दूंगा। तो ये है गणित विषय। और अब हम चलते हैं आगे। सबसे ज़्यादा बात समझने की है, आपने अभी प्राकृतिक संख्याएं समझी, सम विषम पूर्ण संख्याएं समझी, अब इसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा भ्रम हो जाता है बच्चों को, भाज्य संख्याएं और सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। देखिए इसमें थोड़ा सा बच्चों को बहुत डिस्क्राइब करने की जरूरत है, आप लोग बहुत अच्छी तरह समझो इसको। और वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाज्य हों, भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। बिल्कुल सिंपल समझने की परिभाषा है, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक को छोड़कर, देखो आप लोग जानते हैं, जैसे 5 हम उदाहरण लें 5, कोई नंबर है 5, तो 5 नंबर 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, 1 से सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं, और 5 स्वयं से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी प्रत्येक संख्याएं 1 से भी डिवाइड हो जाती हैं और 5 से भी डिवाइड हो जाती हैं। तो स्वयं तथा एक को छोड़कर, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो जाएं या हों, उनको हम भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। पहले हम एक को चेक करते हैं। सबसे पहले नंबर्स हमारा 1 को हम चेक करेंगे, तो 1 एक परिभाषा के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार, एक अंक 1 से भी डिवाइड होता है, यानी और स्वयं भी 1 है, उससे भी डिवाइड होता है। लेकिन इसके अलावा एक अन्य किसी संख्या से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है।
एक अन्य किसी संख्या से 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, नहीं डिवाइड होता है। तो इसीलिए एक भाज्य संख्या नहीं होगी। अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं 2 का अंक देखते हैं, चेक करते हैं। तो 2 में भी यही समस्या है कि 2 अंक 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 1 से भी डिवाइड हो जाता है और 2 स्वयं से भी डिवाइड हो जाता है। लेकिन 2 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए 2 भी भाज्य संख्या नहीं है। 3 तो आप जानते हैं कि 3 स्वयं से और 1 से डिवाइड नहीं होता है, तो 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। अब आता है नंबर 4। आप देखते हैं कि 4 स्वयं यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है। किससे हो जाता है? 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इस कारण 4 भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहाँ से शुरुआत हुई? 4 के बाद आप 5 को देखेंगे, चेक भी कर लिया कि 5 किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती। 6 है, 6 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी स्वयं और 1 को छोड़ करके। ये दिमाग में रखना है कि स्वयं और 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक, बिल्कुल सरल सी चीज है, इसमें कोई ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल। और इसके बाद 8 9 10 11 नहीं होगा, 12 13 नहीं होगा, 14 15 इसी प्रकार से डॉट 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 इन्फिनिटी। इसके आगे भी आप लोग निकाल सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि देखो कंपोजिट नंबर, और मैं फिर वहीं जाता हूं इवन नंबर्स। कुछ बच्चों में भ्रम हो जाता है, लेकिन आप लोग भ्रमित मत होइए। इवन नंबर्स अलग हैं और कंपोजिट नंबर अलग हैं। देखो इवन नंबर में ये जरूरी नहीं है कि कंपोजिट नंबर सभी इवन नंबर हों। ये जरूर है कि इवन नंबर ज़्यादा हैं, जैसे 4 6 8 10 12 14 ये सब क्या है? इवन नंबर। लेकिन इसमें ओड नंबर भी शामिल हैं, जैसे 9 और 15। तो इसकी डेफिनेशन और उसकी डेफिनेशन में अंतर है, और दोनों का अलग अलग, मतलब दोनों का अलग अलग स्वरूप भी है। तो इसमें आप लोग भ्रमित नहीं होंगे, और अब शायद आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1 को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ये आपका एग्जाम्पल हो गया। जैसे अब इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लें या स्क्रीनशॉट बीच बीच में ले लिया करें। मैं थोड़ा सा इस तरफ हो जाऊंगा और आप इसकी डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे बीच बीच में, या यदि आप पेन कॉपी लिए हों तो अपना, खास तौर से कोई ज़्यादा नहीं, मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं और आप लोग इसको लिखते भी जाएंगे, तो लिख के ही आप लोग चलेंगे। तो अब मैं इसके आगे आपको इसकी जस्ट अपोजिट भाज्य संख्याएं आपने पढ़ ली। अब इसके बाद मैं आता हूं प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जैसे कि आपने भाज्य संख्याओं को पढ़ा था कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1 को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाज्य हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1 को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाज्य ना हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है? वे संख्याएं जो
स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाज्य ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कंपोजिट नंबर्स का जस्ट अपोजिट प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर में था कि स्वयं तथा एक को छोड़कर वो संख्या किसी न किसी संख्या से विभाज्य होना चाहिए। इसमें आता है कि स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से, किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो, उसी को हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अब इसमें हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने शायद मन में सोच लिया होगा, प्रयास करिए। अच्छा, मैं आप लोगों से कहूँगा कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कहाँ से शुरुआत होगी, फिर वैसे ही चेक करेंगे हम जैसे हमने कंपोजिट नंबर चेक किए थे। एक से शुरुआत करेंगे, एक डेफिनेशन पे आएंगे, डेफिनेशन को माइंड में रखेंगे, अपने आप संख्याएं निकलती आएंगी। अगर आप डेफिनेशन को अपने मस्तिष्क में रख लोगे तो निश्चित है कि आपको पूर्ण रूप से ये संख्याएं जीवन भर नहीं भूलेंगे। मैं दावा करता हूँ, बस आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड में रखें वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाज्य ना हो। ऐसे वन स्वयं हो गया, वन और वन के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। अब बहुत थोड़ा सा सोचने का विषय है बच्चों, आप लोग इसको थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह समझ लो। ये एग्जाम्पल वन को, अगर वन में हम थोड़ा सा डेफिनेशन लगाएं तो कंपोजिट नंबर की अगर डेफिनेशन लगाएं कि स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो, तो मान सकते हैं कि एक यानी वन स्वयं तथा एक वन को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो, तो नहीं है विभाज्य, तो इसको अभाज्य, वो भाज्य नहीं माना। अब अभाज्य मान लेना, अगर भाज्य नहीं माना तो इसको हमें, अगर कंपोजिट नंबर नहीं माना तो प्राइम नंबर मान लेना चाहिए। क्या है डेफिनेशन? वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाज्य ना हो, तो एक से और एक स्वयं एक से छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं है। लेकिन एक को हम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर में नहीं लेते हैं। वन को ना तो हमने कंपोजिट नंबर में लिया है ना ही प्राइम नंबर में लिया है। क्यों? अगर कोई आपसे पूछ दे कि इसकी जो डेफिनेशन है वन की, वो सीधी प्राइम नंबर पर फिट बैठती है वैसे अगर देखा जाए, लेकिन चूंकि हम नेचुरल नंबर को अगर ध्यान में रखें कि वन से शुरू होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वन से छोटी कोई संख्या नहीं है। जब वन से कोई छोटी संख्या नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वन किसी अन्य संख्या से डिवाइड होगा अथवा नहीं होगा? पहला प्रश्न। सबसे बड़ा इसका आंसर है कि वन से तो डिवाइड है, लेकिन वन के अलावा किसी अन्य संख्या, चूंकि वन से छोटी कोई संख्या, जब छोटी संख्या होगी तभी तो पूर्ण डिवाइड होगी, तो वन किसी अन्य संख्या से डिवाइड इसीलिए नहीं हम कह सकते हैं कि डिवाइड है अथवा नहीं है, क्योंकि वन से छोटी कोई नंबर्स नहीं होता है। इसीलिए वन को ना तो हमने कंपोजिट नंबर में लिया और ना ही प्राइम नंबर में लिया। अब आता है टू। तो टू स्वयं तथा एक को छोड़कर टू अन्य किसी संख्या से, यानी वन और टू के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं है। तो सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर टू। इसके बाद थ्री भी अन्य किसी अंक से संख्या से डिवाइड नहीं है। थ्री के बाद आता है फोर तो डिवाइड हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फाइव, तो फाइव भी स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं है। अब आता है सिक्स, चूंकि सिक्स टू और थ्री से डिवाइड हो जाता है इसीलिए वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर सिक्स नहीं होगा। सेवन नंबर, तो सेवन प्राइम नंबर होगा। इसी प्रकार आगे हम चलेंगे, एट्थ नहीं होगा, नाइन्थ नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 12 नहीं होगा, 13, 14, 15, 16 के बाद 17, 18 नहीं होगा, 19 ... और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे।
तो इसका आप लोगों ने देखा कि प्राइम नंबर्स वे नंबर्स जो स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाज्य न हो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इन्फिनिटर। अब देखो इसमें सोचने वाली बात है कि इसमें भी हमारा 2 इवन नंबर है। 2 क्या है? इवन नंबर है। और यहां पर प्राइम नंबर भी है। तो सबसे छोटा इवन नंबर 2 और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इससे तैयार होते हैं। और ऐसा नहीं है, यही क्वेश्चन बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में, कंपटीशन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों के ही स्तर का है। तो आप लोगों ने क्लियर हो गया ना कि 2, 3 से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। और इसके बाद हम आगे चलते हैं, नंबर्स में ही हम चलते हैं। ध्यान रखना, आप लोग बीच बीच में नोट जरूर करते जाना। मतलब ये एक मैथ का नियम होता है कि समझना हमें ज़्यादा है। वैसे तो कुछ बच्चे हम देखते हैं कि समझ लेते हैं, इसके बाद लिख लेते हैं, लेकिन आपको समझने के साथ साथ जैसे ही टाइम मिले बीच में, तो कौन हम बहुत धीमी गति से पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा समझ के साथ लिखते भी जाना और बहुत आनंद आएगा। बस दिन पे दिन आपको आनंद मिलेगा। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, गारंटी हमारी है, साथ तुम्हारा है। जब दोनों लोगों का साथ होगा तो निश्चित ही, अरे गणित क्या है, चुटकियों में हम गणित विषय को सीख लेंगे। बस थोड़ा सा आप लोगों को हमारा साथ देना है। और इस संकट को भी हमें, इस संकट के समय पे भी हमें अपनी पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आने देना है। तो आप देखिए, अब आगे हम चलते हैं। अभी आप लोगों को फिर मैं एक बार बता दूं कि आप लोगों ने नेचुरल्स नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, और अब आता है रेशनल नंबर्स, यानी परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। परमेय संख्याएं, देखो ये ध्यान रखना बच्चों, आप लोग क्लास 6 या 6th से एबव हैं, ये भ्रम मन से निकाल देना। मैं बता रहा हूं कि फ्रैक्शन, भिन्न को कभी परमेय संख्या मत मान लेना। कई पढ़ाने वाले, तो इस पर मैं अभी चर्चा करूंगा। पहले जब इसकी डेफिनेशन हो जाएगी तो आपको मैं अलग अलग बता दूंगा कि ये भिन्न नहीं है। परमेय संख्याएं भिन्न हो सकती हैं, ये नहीं कहता हूं। परमेय संख्याएं भिन्न तो हो सकती है, फ्रैक्शन तो हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना। प्रत्येक भिन्न परमेय संख्या हो सकती है या होती है, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या, यानी प्रत्येक परमेय संख्याएं, आप लोग ध्यान से देख रहे हैं ना, प्रत्येक परमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। ये जरूर है कि प्रत्येक भिन्न परमेय संख्या होती हैं, इस बात का ध्यान रखना। और अब चलते हैं हम कि वे संख्याएं जो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके,
लिखा जा सके परमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q पूर्णांक हैं। P और Q क्या है? पूर्णांक है। यानी P और Q पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो अब इसका उदाहरण लेके चलते हैं। कोई भी संख्या ऊपर पूर्ण संख्या हो और नीचे पूर्ण संख्या हो, जैसे 2/3, 6/7, 8/4, ऋण 3/2, ऋण 5/6, ऋण 7/3, ऋण 16/4 आदि। यानी पूर्णांक हमारे, आप लोग जैसे जानते हैं कि पूर्णांक धन पूर्णांक भी और ऋण पूर्णांक भी होता है। तो 2/3 ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है, यानी P/Q के रूप में। 2/3, 6/7, 8/4, -3/2, -5/6, -7/3, -16/-4। अब इसमें थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। भिन्न क्या है? आप भिन्न को पढ़े हैं आपने कि भिन्न जो है, भिन्न जैसे कि जानते हो अंश बटे हर। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। तो ये भिन्न जैसी तो दिख रही हैं, परमेय संख्याएं क्या है? भिन्न जैसी दिख रही हैं, लेकिन प्रत्येक भिन्न नहीं हो सकती है। जैसे 8/4 है, तो 8/4 भिन्न के रूप से अलग हो जाएगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी क्या आ जाएगा? 2। तो 2 भिन्न नहीं कह सकते क्योंकि भिन्न रूप में नहीं है, और चूंकि भिन्न जो है ऋणात्मक भी नहीं होती है। भिन्न क्या होती है? ऋणात्मक भी नहीं होती है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इस पर ध्यान रखेंगे, खास तौर से तुम लोग, कि इसमें परमेय संख्याओं को हम भिन्न से बिल्कुल दूर रखेंगे। परमेय संख्याएं अलग हैं और भिन्न अलग है। अगर एक होती तो दोनों की डेफिनेशन एक नहीं कर देती। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए मैंने बता दिया है कि भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम परमेय संख्याओं की डेफिनेशन समझ लेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा और इसमें हम 1-2 बिंदु आपको बताएंगे। जैसे कहते हैं कि प्रत्येक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... क्या ये सभी संख्याएं रेशनल नंबर हैं? सोचो और उत्तर दो। देख रहे हैं आप? क्या ये सभी संख्याएं रेशनल नंबर हैं? क्या आया उत्तर? क्या कहेंगे? ये P/Q के रूप में लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं? नहीं लिखी हैं। तो आप लोग तो यही कहेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है। आया ना? लेकिन रेशनल नंबर हैं। क्यों? अगर देखिए इनके मान में कोई वैल्यू पर अंतर आया, कोई वैल्यू में, सबके बटे हमने क्या कर दिया? 1। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि P/Q के रूप में दोनों पूर्णांक तो हों, लेकिन पूर्णांक में जो नीचे है वो 0 नहीं होना चाहिए। नीचे क्या है? Q does not equal to 0। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
तो q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सभी परमेय संख्याएं बन गई। तो हम इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला? इससे हमारा निष्कर्ष निकला कि प्रत्येक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन या ये कह दो कि प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्याएं होते हैं। माइनस में भी आ जाओ, जैसे -1, -2, -3, -4, इसके अपन भी 1 कर दें तो ये भी परमेय संख्या हो जाएंगे। तो प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक होगी। आगे समझ में? प्रत्येक, चाहे इसको लिख लो, इसको लिख लो थोड़ा सा, ठीक, समझ में आ गया है? थोड़ा सा इसको हम लिखते भी जाएंगे तो लिखने में क्या होता है, कभी कभी अगर हमारे मन से विस्मृत हो गया तो हम उसको एक बार देख सकते हैं, नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। तो इसकी जो एक सबसे बड़ी लाइन है, इससे काफ़ी क्वेश्चन भी और इसको ध्यान भी रखा जाता है कि प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्याएं हैं, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या या परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती, पूर्णांक नहीं हो सकती। ठीक, प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्याएं हैं, होती हैं, प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकते। इसका हमने दोनों तरीके से एग्जाम्पल बता दिया है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, तो अब थोड़ा सा यदि चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या 1 मिनट के लिए आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए कापी में। प्रत्येक परिभाषा डेफिनेशन को लिखते जाइए, समझते जाइए, एग्जाम्पल समझते जाइए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले यदि चैप्टर को यदि आपने अच्छी तरह समझ लिया, सबसे बड़ी चीज़ होती है मैथ में, मैथ को हम इस मेथड से नहीं पढ़ें कि हमने फार्मूला सीख लिया, फार्मूला लिखा, हमने फार्मूला लिखने के बाद तत्काल हम उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज लगाना शुरू किया। फार्मूला कोई ऊपर से नहीं आए हैं, कोई भगवान ने नहीं बना के भेजे, फार्मूला को यहीं पर हम आपने बनाया है। फार्मूला होते हैं सूत्र जो बनाए जाते हैं कठिन सवाल को जल्दी सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, और जब हम उसको समझ लेंगे कि ये फार्मूला कैसे बना तो हम निश्चित ही सवाल सीख जाएंगे। तो अभी आप छोटे हो, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि आप 1 महीने के अंदर 6th से लेके 8th तक वाले बच्चे तो बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा। और एक बात का और ध्यान रखो कि ये ऐसा नहीं है कि हमने क्लास 6th से शुरुआत किया, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि 6th, 7th, 8th यानी 6th से लेके 7th, 8th जो भी हमारा जो मेथड होगा पढ़ाने का, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे, इसमें 6th, 7th, 8th तीनों क्लास के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे। मतलब अगर 6th का भी बच्चा है तो वो भी यही पढ़ेगा, 7th के बच्चे हैं तो भी वही पढ़ेगा, और 8th का भी बच्चा है तो वो भी पढ़ेगा। तो 6th का बच्चा इस हिसाब से अगर मेथड से पढ़ेगा तो 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ लेगा, और 8th का बच्चा यदि उसको थोड़ा वीकनेस है तो 6th से लेके अपने वीकनेस भी सुधार लेगा और 8th तक पहुंच जाएगा। तो मैं प्रयास ये करूंगा कि कुछ टॉपिक जो कॉमन हैं वो आप लोग पढ़ते रहें, कुछ अलग अलग हैं, लेकिन यदि आप लोग चाहें, कोई ये ज़रूरी नहीं है। अधिकतर जो कंपटीशन होते हैं आपने देखा होगा कि नवोदय विद्यालय का ही टेस्ट होता है 5th क्लास का, तो क्या 5th तक की मैथ आती है? नहीं, 8th लेवल तक की मैथ आती है नवोदय विद्यालय के टेस्ट में। और इसी प्रकार से यदि सैनिक स्कूल का भी आप टेस्ट देंगे तो उसमें भी 8th स्टैंडर्ड तक की मैथ आती है।
होता है क्लास 5th से 6th वाला टेस्ट, तो आप लोग इसको ज़रूर एक साथ पढ़ते रहेंगे तो निश्चित ही, तो इसका नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और अब इसी के जस्ट संख्याएं आती हैं। अपरमेय संख्याएं। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ी है रेशनल नंबर, उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में वे संख्याएं, इसकी जस्ट अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगी, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। और इसमें लिखा क्या हो जाएगा, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां वो, और डेफिनेशन वही रहेगी, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपरमेय संख्याओं में। एक बार इस डेफिनेशन को गौर से पढ़ लो, उसी की जस्ट अपोजिट है अपरमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। यानी सीधी बात कि जिसे वे संख्याएं जिसे हम P/Q यानी ऊपर पूर्णांक और अपान में पूर्णांक के रूप में ना लिख सकें, वे संख्याएं पूर्ण संख्या, वे संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे तुम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल क्लास 5th में पढ़े हैं, और वर्ग वर्गमूल कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, जैसे √2, √3, √5, √7, ठीक, √8 आदि। और जैसे √4 का जानते हैं 2 निकल जाएगा, √9 का क्या हो जाएगा 3। तो ये देख रहे हैं कि जैसे √4 है, √4 की वैल्यू होगी 2, तो इसको हम अपान 1 कर दें। √9 की वैल्यू होगी 3, इसको अपान 1 कर दें, तो ये हमारी √4 काहे में पहुंच जाएगा, रेशनल नंबर। √9 रेशनल नंबर में पहुंच जाएगा। लेकिन चूंकि √2 को हम चाहे जितने अंकों में हम इसका निकालते रहें, और √2 का मान चाहे हम जब तक निकालते रहें, निश्चित है कि इसकी वैल्यू पूरी P/Q के रूप में नहीं निकलती है। तो इसीलिए अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे √2, √3, √5, √7, √8 आदि, ये सभी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। और आज बस इतना ही, और आप लोग निश्चित ही हमारे पुनः अनुरोध करूँगा मैं सभी अपने बेसिक शिक्षा के सभी शिक्षक साथियों से कि इस वीडियो को यदि आप अपने जनपद महोबा के सभी अभिभावकों से, जनपद महोबा के अलावा अन्य जिलों की सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि मैं YouTube चैनल अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को ये वीडियो भेजूंगा और बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप लोग बच्चों को नियमित पढ़ाएं, नियमित वीडियो भेजें, अपने बच्चों को भी
दिखाएं और साथ में अपने विद्यालय के बच्चों को भी किसी भी माध्यम से, जैसे शासन का निर्देश है कि वैसे ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में नंबर एक तो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है सबके पास, दूसरी बात अगर है तो उसमें नेट खर्च नहीं सब लोग पे कर सकते हैं। अगर गांव में 100 बच्चे हैं तो मुश्किल से 5 या 10 बच्चे जुड़ पा रहे हैं, लेकिन जितने बच्चे भी जुड़ पा रहे हैं हमारा ये प्रयास है वहाँ उन तक हम ये चीज़ पहुँचाएँ। तो आप लोगों का भी सहयोग हमें चाहिए और इस माध्यम से हम जो है निश्चित सफल होंगे। और मैं सभी अपने श्रीनगर क्षेत्र वासियों से अनुरोध करूंगा, जनपद महोबा वासियों से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस प्रयास को आप लोग, मैं ये दावा करता हूं कि गणित विषय में जितनी रुचिपूर्ण हो सकता है मैं पढ़ाऊंगा। और आप लोग बच्चों को, चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों, इन वीडियो को अवश्य देखें, समय का उपयोग करें। और मैं प्रतिदिन ये वीडियो आपको भेजूंगा और आप लोग निश्चित ही इसमें ध्यान रखेंगे। और पुनः मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस, जी मेरा नाम सुझाव नहीं है, सभी लोगों ने एक नाम प्रस्तावित किया, बोले आप वैसे ही पहले से गणित पढ़ाते रहे, भाई साहब नाम से प्रसिद्ध हैं, तो अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस नाम पे यूट्यूब में चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें और ज़रूर बच्चों को दिखाएं। ठीक है, निश्चित ही आप लोग मेरे इस प्रयास में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि एक बार सभी लोग जय शिक्षक, जय हिंद। और इस कोरोना रूपी संकट को हमें हंस के निकालना है और बच्चों को पढ़ाना है। जय हिंद।